नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फर्रुखाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस और स्वाट टीम ने 1 कुंटल अवैध गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर दिल्ली में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष और स्वाट टीम ने तस्करों की घेराबंदी की। थाना अध्यक्ष ने अपनी सरकारी गाड़ी सड़क पर लगा दी और कुछ देर बाद दौलतपुर चकई तेराई पर पुलिस ने स्कॉर्पियो की घेराबंदी करके उसमें बैठे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें अलग अलग पैकेटों में बंद लगभग 1 क्विंटल अवैध गांजा भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर आ रहे थे, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गांजे की तकरीबन कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस इस नशे के कारोबार पर बड़ी कामयाबी मान रही है। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्द ही गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। थाना राजेपुर क्षेत्र के अंतर्गत एसओजी टीम और जो राजेपुर थाने की पुलिस टीम है, उसके द्वारा जो दौलतपुर चकई तिराहा है, वहाँ से दौरान चेकिंग एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका नंबर UP 74 AC 3889 था, उसको रोका गया और उसमें जब चेकिंग की गई तो उस गाड़ी में से करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है और उसमें 4 अपराधी जो थे जिन्हें अरेस्ट किया गया है। इनका नाम अखंड प्रताप, कृष्ण कुमार और अजीत कुमार है। ये तीनों मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। और अंकित यादव ये गुरसाईगंज कन्नौज का रहने वाला है। इनसे जब इंट्रोगेशन किया गया तो इन्होंने बताया कि जो ये गांजा की सप्लाई है, इसमें पहले भी जो अखंड प्रताप है वो जेल जा चुका है मोहम्मदाबाद थाने से। पहले भी 1 क्विंटल गांजे के साथ ये पकड़े गए थे, जमानत पे बाहर आए थे। उसके बाद से इन्होंने पुनः काम करना स्टार्ट किया था और उसी के बाद ये उड़ीसा से गांजा लाकर इन्होंने जो अपनी मॉडस ऑपरेंडी वो चेंज कर ली थी। पहले DCM के द्वारा गांजा लाया करते थे, अब इन्होंने एक लग्जरी गाड़ी और बैग्स के अंदर गांजा लाना स्टार्ट किया है, जिससे कि रास्ते में किसी को शक ना हो और इनकी गाड़ी की चेकिंग ना हो। और उसके बाद ये यहाँ पर लाकर छोटी छोटी क्वांटिटी में इसे हरियाणा, UP, राजस्थान के जगहों पर इसको सप्लाई करते थे। और इनका जो गैंग है उसके बारे में भी अब जानकारी की जा रही है। इनके नंबर्स वगैरह से हम ट्रेस आउट कर रहे हैं कि इनके साथ और कौन कौन मिले हुए हैं। उन सभी के बारे में तुरंत जानकारी करके उनसे भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर में एक पति ने दहेज में बाइक न मिलने पर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मामला अहरौरा थाना क्षेत्र के इमलिया कला गांव का है, जहां दहेज लोभी पति ने पत्नी की गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया और आरोपी पति मौके से फरार हो गया। हत्या की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी। आरोपी पति लगातार पत्नी को दहेज में बाइक लाने के लिए परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, आए दिन दहेज को लेकर पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। वहीं परिजनों का कहना है कि उस समय शादी में बाइक की मांग कर रहा था, लेकिन हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी तो हमने हाथ जोड़ लिए थे। इस बात को वो मन में बिठाए रहा और बाद में पत्नी के साथ मारपीट करता रहा। 5 साल में उसे 2 बच्चे हुए। वहीं हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की जांच पड़ताल भी की। पुलिस जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पुलिस की सूचना मिली थी कि इमलिया कला गांव में एक महिला की हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना अहरौरा पर 67/21 मुकदमा अपराध धारा 304, 498, 3/4 दहेज अधिनियम मृतका के पिता दशरथ पाल की तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया और मृतका के पिता द्वारा तहरीर में दहेज में मोटरसाइकिल मांगने संबंधी आरोप अंकित किए गए और विवेचना क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन अजय राय द्वारा की जा रही है और विवेचना जो तक और अन्य सामने आएंगे उनको भी विवेचना में समझेंगे। अभी तक सर किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नाव की सराय गांव में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल जानकारी के अनुसार एक पक्ष का एक युवक अपनी शर्ट सिलाने के लिए टेलर की दुकान पर गया था, लेकिन फिटिंग खराब हो जाने के कारण दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ। गाली गलौज से शुरू हुए विवाद में
लाठी डंडे निकल आए और लाठी डंडों के साथ ही पथराव भी शुरू हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं भी बीच बचाव की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे विवाद में 8 लोग घायल हुए हैं, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया, तो वहीं मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की बात थाना खंदौली पुलिस कह रही है। फिलहाल इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ सूदखोरी की दबंगई का मामला सामने आया है। सूदखोर से परेशान होकर पिता अपने 5 वर्षीय बच्चे को बेचने के लिए मजबूर हो गया। दरअसल मामला सासनी गेट थाना क्षेत्र से सामने आया है। आरोप है कि इलाके में रहने वाले परिवार ने सोनू यादव नाम के व्यक्ति से बहन की शादी के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे। पीड़ित परिवार ब्याज मिलाकर अभी तक कुल 16 लाख रुपए सूदखोर सोनू यादव को लौटा चुका है, लेकिन सूदखोर सोनू यादव 40 लाख रुपया बकाया बता रहा है। हद तो जब पार हो गई जब सोनू यादव ने पीड़ित के घर ताला लगा दिया और पैसे न लौटाने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दे गया। मजबूरन पीड़ित परिवार को किराए के मकान में रहकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। जब इस बारे में क्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में योगी कैबिनेट में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में सूदखोरों का जाल बिछा है, जो लोगों को भारी ब्याज पर पैसा देकर उनका उत्पीड़न करते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे सूदखोरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। साथ ही सूदखोरों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को भी नष्ट करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी। अब देखना होगा कि मंत्री जी की कही गई बात पर कितना अमल होता है। मैंने पैसे हमारे जयगंज में रहने वाले सोनू यादव से 2 लाख रुपए लिए थे अपनी ननद की शादी के लिए, और 5 साल से अब तक हम उनको 16 लाख रुपए दे चुके हैं और वो हमें अब भी 40 लाख रुपए बता रहे हैं। इतना पैसा दो वरना हम तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। अब हम पति को जान से तो नहीं मरने दे सकते, इसलिए हम अपना बच्चा बेचने के लिए तैयार हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगी। बच्चा बेचने के लिए भी बोल? हाँ, बच्चा बेचने के लिए भी तैयार हैं हम। अपने कलेजे के टुकड़े को बेचना चाहती हैं? अब बेचना चाहेंगे हम अपने कलेजे के टुकड़े को, क्योंकि हमारे पति को वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर इसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। आज कितने रुपए आपने लिया था उनसे? 2 लाख रुपए लिए थे उनसे 10% की ब्याज से। 2 लाख के अब तक कितने दे चुकी हैं? 16 लाख रुपए दे चुके हैं उनको। आज इस शिकायत को लेकर आप कहाँ पर आई हुई हो? SSP ऑफिस में आए हैं। मुलाकात हुई साथ? नहीं हुई अभी तक मुलाकात। थाना सासनी गेट के तहत एक प्रकरण आया है जिसमें रुपयों को लेन देन के लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुआ चारू पाठक के द्वारा, उस पर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा आरंभ कर दी गई। दिल्ली के लाजपत नगर में भीषण आग लगने से बड़ी बड़ी कंपनियों की दुकानें चपेट में आ गई हैं। सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार लाजपत नगर में स्थित एक 4 मंजिला दुकान में आग लगने से ग्राउंड पर स्थित शोरूम समेत 5 बड़े शोरूम में आग लग गई। ये आग सुबह के 10:20 पर लगी थी। इसके बाद कोई 3 घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। सभी 5 शोरूम और दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। वहीं बता दें, जांच में आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। जिस समय आग लगी उस वक्त शोरूम बंद था और आसपास की दुकानें भी बंद थीं, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में निर्माणाधीन पैकेज 6 का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। निरीक्षण और समीक्षा बैठक के बाद मंत्री सतीश महाना ने दावा किया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक हर हाल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सभी फेज का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सतीश महाना ने साथ ही कहा कि यहाँ के लोगों के लिए एक्सप्रेस वे आर्थिक उत्थान प्रगति के लिए वरदान साबित होगा। गौरतलब है कि फरवरी में सीएम योगी ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के
पैकेज 8 का निरीक्षण किया था और उस वक्त सीएम ने घोषणा की थी कि आगामी 6 माह में इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा और जल्द ही एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित समय से काफ़ी पहले पूरा होने का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने आदेश दिया। आज हम इसके इंस्पेक्शन पर हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस महीने एंड तक, जून तक हमारा पूरा कैरेज वे चालू हो जाएगा और हम लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक ये पूरी की पूरी सड़क बन जाएगी। उसमें जो थोड़ा बहुत कठिनाई या थोड़े बहुत काम कोविड की वजह से डिले हुए थे, हम उनको भी हर हालत में जुलाई में मतलब 10 जुलाई तक उसको पूरा कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूर्वांचल के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा, यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए। मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि आज जहाँ पे हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, गुणवत्ता के साथ और समय के पूर्व अधिकतर क्षेत्रों में काम हमें होता हुआ दिखाई पड़ा। जल्दी ही इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके द्वारा निर्धारित समय पर किया जाएगा। अच्छा सर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रही है उसमें उद्योग से भी जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी कई स्थानों के ऊपर यहाँ भी हमने बैठक करके इस बात को ये कहा है कि जहाँ पर भी इंटरचेंजेस हैं, जहाँ पर लोग चढ़ते हैं या उतरते हैं पूरे एक्सप्रेस हाईवे, उसके आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली जाए और वो वहाँ पर हम इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। क्योंकि अगर किसी ने आज दिल्ली से भी और लखनऊ से भी, फॉर उदाहरण के लिए दिल्ली से किसी ने यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, तो यहाँ पर 7-8 घंटे के अंतर्गत आ सकता है। और एक्सप्रेस हाईवे के किनारे और इस क्षेत्र में भी जो लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ से बाहर जाते थे, जो यहाँ पर आवश्यकताएं हैं, उसके लिए दूसरी जगह जाकर देखते थे। मुझे लगता है कि वो उनकी जो ज़मीन की खोज है, जो इंडस्ट्री से सुविधाओं की खोज है, अब उनको अपने ही जिले में मिल जाएगी और इस एक्सप्रेसवे के किनारे मिलेगी। सर, कितना % काम लगभग पूरा हो चुका है? मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा काम पूरा ओवरऑल अगर लिया जाए पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर 90% से ज़्यादा काम। सर, अप्रैल में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो सका। कोविड की वजह से नहीं हो सका, क्योंकि कोविड हमको मालूम है कि पिछले वर्ष भी कोविड ने थोड़ा सा नुकसान किया था, अभी भी नुकसान किया, लेकिन फिर भी जैसे मैंने प्रारंभ किया था, पूर्ण निर्धारित समय से 6 महीने से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। सरकार नई नई घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि आजकल गेहूं क्रय केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं शिकोहाबाद मंडी समिति की। यहाँ गेहूं के 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। एक गेहूं क्रय केंद्र की क्षमता है 700 कुंतल गेहूं खरीदने की और 2 केंद्रों की क्षमता है 350 कुंतल गेहूं खरीदने की। यानी कि जिस ई-पॉप मशीन से गेहूं की खरीदारी होती है, उसका पूरा डिटेल लखनऊ जाता है और वहीं से ये मशीन चालू और बंद होती है। इधर फिरोजाबाद में किसानों के सामने ये समस्या आ रही है कि 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, लेकिन किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाता। किसान अपना दुखड़ा रोए तो किसके सामने। 2 दिन पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा भी मंडी समिति पहुंचे थे और कैमरों के सामने लंबी लंबी बातें करके वो भी चलते बने। आइए आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं जो 2 दिन पूर्व मंडी समिति में दिया था। कि जिस अन्नदाता के लिए परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर समय उनके साथ रहते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी जो कि ईमानदार हैं और हर समय अन्नदाता बंधुओं के बारे में सोचते हैं। बार बार यहाँ से शिकायत हो रही थी कि यहाँ पर किसान अपना गेहूँ जब भी लेकर आता है तो किसान का गेहूँ लिया नहीं जाता और किसान 15-15 दिन तक यहाँ पर अपने भाड़े सहित, अपने ट्रैक्टर सहित, अपने 4-4 साथियों सहित यहाँ रहता है। उसके बावजूद भी किसान का गेहूँ नहीं लिया जाता और बिचौलियों द्वारा किसान को मजबूरी में दिया जाता है। बिचौलिया उस गेहूं को 1500-1600 रुपये प्रति कुंटल खरीदता है। उसके बाद बिचौलिया उस गेहूं को इन भ्रष्ट अधिकारी जो कि प्रदीप यादव हैं सचिव, संतोष यादव और भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं, ये उसको ले लेते हैं और मैनेज करते हैं। एक टेक्निकल तरीके से किसान के साथ अत्याचार हो रहा है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ईमानदार मुख्यमंत्री जी, हमेशा किसानों के हित में सोचने वाले मुख्यमंत्री जी, ये सोचते हैं कि हमारा किसान की आमदनी कैसे दोगुनी हो। मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं,
दसियों साल से भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी मनमनसा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की मनमनसा है। किसानों का गेहूं नहीं लिया जाता, किसानों का जौ और चना नहीं लिया जाता, किसानों का बाजरा और मक्का नहीं लिया जाता। डायरेक्ट वो किसान नहीं बेच पाते, उनको हड़कर मजबूरी में बिचौलियों को देकर जाना पड़ता है। एक टेक्निकल तरीके से पिछले 3 बरस से यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ये खेल खेला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच हो, जिससे कि सत्यता पता चल सके। अब इसमें कदम क्या उठाया जा रहा है? अभी जिलाधिकारी महोदय से हमने टेलीफोन किया था कि यहाँ पर 50 किसान, सैकड़ों किसान 15-15 दिन, 20-20 दिन से अपने गेहूं, अपने ट्रैक्टर, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ और बच्चे अपने बाबा और पोतों, बाबा और पिता के साथ यहाँ पर हैं और उनका गेहूं अभी तक नहीं लिया गया है। अच्छा, ऐसे ही मामले कंथरी पर हो रहा है जिसमें रात में तुलाई होती है गेहूं की। मुझे लगता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि दिन में किसानों का गेहूं नहीं लेते और कहीं ना कहीं गोलमाल करके बिचौलियों द्वारा रात में उसका बिजनेस और व्यापार किया जा रहा है। ये जनता के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए ये बात अच्छी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब विधायक जी को इतना सब कुछ पता है तो उनके स्तर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें कोई जानकारी थी ही नहीं। वो एक जनसेवक की तरह नहीं बल्कि एक नेता की तरह आए और लंबे लंबे भाषण देकर चले गए। आज 3 दिन हो चुके हैं लेकिन किसान का गेहूं आज तक नहीं खरीदा गया। इधर दूसरे दिन जैसे ही ये बात कांग्रेसी नेताओं को लगी तो वह भी अपना चेहरा चमकाने के लिए मंडी समिति पहुंच गए। उन्होंने भी लंबा चौड़ा बयान दिया और वहां से निकल लिए। किसान का आज भी गेहूं खरीदा नहीं गया, किसान आज भी लाने में लगा है। हमने आपको भाजपा और कांग्रेस की बात तो सुनवा दी, अब किसान की समस्या भी सुनवाते हैं। गेहूँ हमारे लेते ना जी, और 15-15 दिन है खड़े और रात में तुलाई वैसे करता है भाई, गेहूँ लेते ना देते हैं हम लोग बड़े बड़े भाई, कोई जितने आती माँ और जो रुपया देते हैं उनका माल तुल रहा है साहब, हमारा माल तुलना रखो माल साहब। कितने समय से आप? अरे हमको 10 दिन आगे करीब डरे यहाँ डोकरिया हमारी घर है, हम यहाँ हैं। अधिकारी लोग डोकरी अपनी छोड़ के तब मतलब यहाँ रहे हैं, हमारा ढेंगा तब मालने पर मैंने कैसा होता है। नहीं, अभी कोई यहाँ आया सुनवाई के लिए? कछु सुनवाई फरवाई ना आ रही साहब, कोई सुनवाई ना आ रही साहब। सोच लो कुछ सुन कछु ना जी बाबू जी वाला आए, बस इतनी सुनवाई नहीं करिए, कोई ना आया साहब। आपको क्या लगता है सुनवाई हो? अब हमें क्या मालूम अभी सुनवाई करो या ना करो, हमें क्या मालूम। कहवान तो ले जाओ, कहवाल आए पहुँचे के बाद दाना डबट को और बाद दाना कमरा में तो लेकर गए, अंत तुलाई है रही हैं और हमारे बाद दाना डबट को वहीं क्या हमारे क्या हो रहा, क्या कर रहे हो तू साहब। मेरा नाम शरद कुमार है। यहाँ आप मंडी में बैठे क्या? मैं मंडी में इसलिए बैठा हूँ, मैं अपना गल्ला लेके आया था यहाँ पे, 24 तारीख को गल्ला लेके आया था। ये मेरे पास कागज़ हैं और उस दिन से यहाँ पड़ा है और बार बार वो लोग बोलते हैं कि कल तो लेगा, तुम्हारा वारदाना नहीं रहा है, हम वारदाना लेने के लिए जा रहे हैं, कल वारदाना आ जाएगा, सुबह आ जाएगा वारदाना। ऐसे 24 तारीख से यही काम चल रहा है और बीच बीच में अगर तुल भी जाते हैं, किसी का नंबर भी ले लिया तो वो लेन देन से नंबर आता है इनका, पता नहीं किस तरीके से आता है। कल भी 6 लोगों का नंबर तुला, बाकी बोल दिया साहब पैकेट ख़त्म हो गए। ये स्थिति है साहब यहाँ पे। अभी कुछ लोगों ने कहा भी था तो कहते कहते विधायक जी भी यहाँ पे आ गए। अब देखो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, अब सरकारी कर्मचारियों से अब पता नहीं क्या होता है, कल देखते हैं। अब वो विधायक जी के ऊपर डिपेंडेड है। अच्छा, कितने किसान होंगे जिनका गल्ला नहीं तुला है? ये यहाँ प्लेटफॉर्म पे जो रखे हुए हैं वो लगभग 60% किसानों का गल्ला है, बाकी का हो सकता है व्यापारियों का गल्ला भी हो, क्योंकि वो विधायक जी कह नहीं रहे थे वो कि बीच में दलालों के गल्ले तुल रहे हैं, वो क्या हो रहा है मंडी की इधर के उधर यहीं के हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सरकार ये कहती है हम किसानों को राहत दे रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार? नहीं, अगर इस तरीके से हमको ये लगता है कि किसानों को कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है, बस ये तो कहना हो गया, राहत देना नहीं हो गया। एक मरहम लगाना होता है और एक मरहम का कहना होता है कि साहब हमने आपके मरहम लगा दिया। मरहम साहब लगाने से ठीक होता है, कहने से ठीक नहीं होता है।
अच्छा, विधायक जी जो आश्वासन दे गए, आपको क्या लगता है कुछ असर होगा? नहीं लगता है, विधायक जी हैं, सरकार के विधायक जी हैं, उनकी सरकार भी है, सत्ता में विधायक जी हैं, शायद हो सकता है कि कुछ असर पड़े। अब फिर अगर असर नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि सरकार का और सरकारी कर्मचारियों को कुछ ना कुछ गोलमाल है। इतना सब कुछ होने के बाद सपा कहाँ पीछे रहने वाली थी। सपा कार्यकर्ता हरिशंकर यादव ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ घोषणाओं पर काम करती है, धरातल पर नहीं। देखिए, इस सरकार की नीतियों के परिणाम ये हैं कि किसान 14-15 दिन बैठ रहे हैं। ये तो किसानों की जो आमदनी जो आ रही है, जो गेहूँ आ रहा है, उसकी क्षमता 700 कुंटल खरीद रहे हैं, 500 कुंटल खरीद रहे हैं। यदि इस मशीनों की जो क्षमता है वो 1500 कुंटल हो जाए, 2000 कुंटल हो जाए, तो जितना भी जो है हमारा गेहूँ आ जाता है उसकी तुलाई हो जाए और किसान का संतुष्ट हो घर चला जाए। लेकिन वो 6 बजे के बाद वो अपनी मशीनें बंद कर देते, तो उसके बाद उसको परेशानी होनी पड़ती है किसान। बंद करता है? शासन करता है, प्रशासन करता है भाई। जो तो सरकार ने जो नियम बनाया है तो सरकार ने तो बनाया ये तो ये। और दूसरी बात ये कि इनके यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, इनके कहने से जो प्राइवेट और केंद्र खोल दिए गए, वहाँ पर किसानों को उचित मूल्य पर जो है उसकी खरीदी नहीं हो रही। 4-4, 5-5 दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद 1600 रुपये में खरीदते हैं, उनका पंजीकरण करा लेते हैं और 3-4 बाद उसको तौल कर उसको बाद 1600 रुपये दे कर 1975 रुपये का जो है जो खोल लिए हैं वो कमीशन खा जाते हैं विधायक। तो ये विधायकों का भी तो देखना चाहिए कि हमारे किसान की खरीद हो रही कि नहीं हो रही है। कहाँ किसी मंडी में, आप चाहे जसराना मंडी में चले जाइए, आप सगाई मंडी चले जाइए, 1600 से 1650 रुपये का कुंटल गेहूँ बिक रहा है। और जो है किसान और सरकार कहती है कि हम 1975 रुपये में खरीद रहे हैं। अरे सरकार, तुम कितनी खरीद रहे हो? और किसान को तो जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो तो औने पौने में उसको अपनी फसल को बेचना पड़ता है। अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसकी मजबूरी होती है कि उसको गेहूँ बेचना। लेकिन ये सरकार ध्यान दे कि हमारे किसान का जो वाजिब मूल्य है 1975 रुपया है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कोई देखने वाला ना। सारे कमीशन खा रहे हैं सब जो है, चाहे विधायक हो, चाहे और सांसद हो, चाहे उनका प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, ये सब लूट रहा है। किसान प्रिय ये सरकार ही नहीं, ये तो किसान विरोधी सरकार है। कोरोना महामारी का ग्राफ अब लगातार गिरता जा रहा है। देश में आज 70 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले सामने आए, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 84,332 नए कोरोना केसों की पुष्टि हुई। इस दौरान 4,002 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं, यानी कि बीते दिन 40,981 एक्टिव केस कम हुए। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। वहीं देश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 2,93,59,155 पहुंच गई। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,79,11,384 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 3,67,081 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 10,80,690 सक्रिय मामले हैं। राहत की बात यह है कि आज देश भर में लगातार 30वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.24% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो गया। वहीं एक्टिव केस घटकर 4% से कम हो गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में अब भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अभी भी दूसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो 11 जून तक देश भर में 24,96,00,000 कोरोना वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके हैं। यूपी के जनपद हापुड़ में ग्राम बचलोता में 50 वर्षीय किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। थाना बाबूगढ़ कोतवाल पर अपराध को न रोकने का ग्रामीण सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पुलिस कप्तान नीरज कुमार यादव पुलिस गश्त और अपराध नियंत्रण पर लगाम लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वारदातों में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। वहीं बीती रात बाबूगढ़ क्षेत्र में रात को खेत पर सो रहे एक 50 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सिर पर चोट का गहरा निशान मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक के 2 भतीजों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।
क्योंकि चाचा का उसके भतीजों से संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जब मैं बाट देख कर घर से आया तो यहाँ मुद्दे पर पड़े थे भरे में। फिर मैंने उठा कर देखा तो मतलब सांस नहीं था उनमें। फिर मैंने घर को फोन कर पाए फिर पुलिस बुलाई। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन करी। तो क्या किसी का नाम दर्ज रिपोर्ट दे दी गई है? हाँ, एक गई है। एक तो ताऊ का लड़का सोनू और एक हो उसकी गैर। अच्छा, नाम है। तो हत्या कैसे की गई है भैया? क्या हथियार से गोली मारी गई है, चाकू, क्या कैसे आपने? वो है कि हर हथियार से वार करा। कल रात्रि को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे तथा अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। मृतक के भाई ने मृतक के 2 सगे भतीजों को एफआईआर में नामजद किया है। भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।